नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन शिक्षा विभाग में पदस्थ एक लिपिक के घर सुबह 8 बजे आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दबिश देकर सर्चिंग शुरू की है। इस लिपिक के पास से आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो दरवाजे पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम खड़ी दिखाई दी। सर्चिंग की यह कार्रवाई अंकपात मार्ग स्थित श्री कृष्ण कॉलोनी में रहने वाले धर्मेंद्र पिता अनंत सिंह चौहान के मकान पर शुरू की गई है। धर्मेंद्र सिंह चौहान शिक्षा विभाग में लिपिक हैं और फिलहाल महाराजवाड़ा स्कूल में पदस्थ हैं। धर्मेंद्र चौहान के बारे में आर्थिक अपराध शाखा को पिछले दिनों एक गोपनीय शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर शुरुआती दिनों में गोपनीय जांच कर कुछ और तथ्य जुटाए गए और बुधवार सुबह आर्थिक अपराध शाखा की टीम उसके घर पर आकस्मिक जांच करने पहुंच गई। शुरुआती दौर की जानकारी सामने आई है कि धर्मेंद्र चौहान के घर से आर्थिक अपराध शाखा की टीम को कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। समाचार लिखे जाने तक सर्चिंग की कार्यवाही जारी थी। डायरी जो रह गई थी बहुत स्लो काम होता है। डायरी में अभी इसमें क्या क्या बताओ। हाँ ये कर रहा हूँ कॉपी चाहिए तो बोलो मैं उन्हीं का डबल एक कॉपी में सबसे रिसीप्ट लेते हैं ना, सील लगा के और वो करते हैं। कौन से बोलते हैं ना कि आज तो करो। ये हमें एक सूचना मिली थी, सहायक ग्रेड 3 धर्मेंद्र सिंह चौहान हैं यहाँ महाराजवाड़ा स्कूल में क्रमांक 2 में। उनके यहाँ से आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी। इस सूचना को डेवलप करके हमने आज उसकी सर्चिंग के लिए छापा मारा है उनके निवास पे, और जहाँ जहाँ पे संभावना थी दस्तावेज और साक्ष्य मिलने की। और भी कई जगहों पे इनसे रिलेटेड छापा मारा हुआ है। हाँ, कई अलग अलग 4-5 जगहों पे हमारी टीम गई है अलग अलग और काम कर रही है। कितनी बजे से कार्रवाई चल रही है और कितने कर्मचारी अभी तक लगे? सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई थी। अभी लगभग 20 कर्मचारी लगे सभी टीमों में। अभी तक जानकारी में कितना क्या सामने आया? नहीं, इसकी अभी काउंटिंग हमें अलग अलग जगह से काउंटिंग होना बाकी है। अलग अलग जगह अंदाजन मोटा कितनी संपत्ति? अंदाजा अभी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हर टीम के पास अलग डाटा है। वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा फिर हम उसको इकट्ठा आपको बता दें। जिला पंचायत अध्यक्ष जो पूर्व जो पीए हैं धर्मेंद्र सिंह चौहान और जो कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में एक बाबू है, उनके विरुद्ध एक आय से अधिक संपत्ति का मामला UW उज्जैन की यूनिट के पास आया था, जिस पर सत्यापन करने पर उनके जो अलग अलग स्थानों पर उनकी तलाशी की कार्रवाई चल रही है। और इसमें अभी उज्जैन में 2 मकान में और उनका धुरेरी जो गाँव है जो बड़नगर रोड पर है, उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे दस्तावेज जैसे उनकी अवैध संपत्ति से संबंधित अभी मिले हैं और बहुत सारे वैल्यूएबल्स भी मिले हैं और इसके संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। एक लॉकर भी है, इसको भी बाकी है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट को लेकर कुछ लोग खुश दिखाई दिए तो वहीं कुछ लोग काफी नाराज दिखाई दिए। उज्जैन शहर में मेडिकल हब, महाकाल मंदिर की जमीन आरक्षण, सोलर प्लांट की सौगात मिलने से लोग खुश नजर आए। सरकारी कर्मचारियों में भत्ता बढ़ने पर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस इस बजट को युवाओं, किसानों और मजदूरों के लाभ का नहीं बता रही है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री देवड़ा ने सन 2022 और 23 का बजट आज भोपाल विधानसभा में पेश किया। यह बजट कुल 2,79,237 करोड़ रुपए का है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वहीं MBBS सीट की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3,250 की गई है। उज्जैन में मेडिकल हब के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इस वर्ष सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना ट्रेन एक बार फिर से शुरू की जाएगी। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा। उज्जैन में सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया कि सरकार का यह बजट स्वागत योग्य है, लेकिन कर्मचारियों की कई समस्याएं अभी भी बरकरार है। इसे बजट में सरकार ने नहीं रखा है। संविदा कर्मचारी इस बजट से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। 90% समान वेतन दिया जाना था, लेकिन वह इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। इस बजट के अंदर माननीय प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने
उनके जन्मदिवस के अवसर पर ही प्रदेश के कर्मचारियों को अप्रैल माह से केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ते दिए जाने की घोषणा की थी। और आज बजट सत्र के अंदर कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया, उसके लिए मैं संगठन की ओर से प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही जो हमारी शेष मांगे, पदोन्नति, संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान, हमारे जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिनको कमलनाथ की सरकार के द्वारा प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% वेतन दिए जाने का प्रावधान था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के से अनुरोध किया है कि जो प्रदेश में नवनियुक्त कर्मचारी आ रहे हैं उनको भी 100% वेतन पर दिए जाने के आदेश जारी किए जाए। साथ ही जो शेष कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की मांग है उनको भी सरकार इसी बजट सत्र के अंदर पूर्ण करने के हेतु बजट का प्रावधान करे, ऐसी हमारी शासन से अपेक्षा है। कृषि विभाग में अब तक वेतन विसंगति है। सरकार को कई बार चेताया गया, इसके बावजूद इसे बजट में शामिल नहीं किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट से सरकारी विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी काफ़ी खुश दिखाई दी। 20% भत्ते से 31% भत्ते के बढ़ने से सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी काफ़ी खुश हैं। इसी तरह सभी मांगों को पूरा करने की अपील की गई है। क्योंकि हम संविदा कर्मचारी हैं और हमारी इस बजट से ये अपेक्षा थी कि जो 5 जून 2018 की नीति थी कि जो संविदा कर्मचारी है उनको जो नियमित पद है उनका 90% वेतनमान देना था, जिसकी घोषणा इस बजट में नहीं हुई है। और चूँकि नियमित कर्मचारियों का डीए जो है 11% बढ़ा करके 31% किया गया है, वो स्वागत योग्य है। और साथ ही जो नवनियुक्त कर्मचारी है उनको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% वेतन जो कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर किया गया था, उसको बीजेपी सरकार के टाइम पर जो था नियुक्ति दिनांक से 100% वेतनमान वो दिया जाना चाहिए, जो कि इस बजट में नहीं किया गया है। अपेक्षा करते हैं कि बजट सत्र में इसको पूर्ण करें। भाजपा के बजट को कांग्रेसियों ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति के शहर अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट ने कहा कि यह बजट उद्योगपतियों का बजट है। इस बजट में युवाओं, मजदूरों और किसानों को दूर रखा गया है। महिलाओं को इस बजट से दूर रखा गया है। इस बजट में सरकार ने अपने दायित्व और कर्तव्य से मुंह मोड़ा है। इस बजट को अगर देखा जाए तो इसमें ना युवाओं की भागीदारी, युवाओं के लिए जो सोचना चाहिए था इस सरकार को बिल्कुल नहीं सोचा गया। किसानों के लिए जो सुविधाओं के लिए सोचा था वो नहीं सोचा गया। मजदूरों के लिए सोचा गया। महिलाओं को कोई नई सुविधा नहीं दी गई। मतलब हर आम गृहिणी भी इसमें परेशान है। कुल मिला के देखा जाए सिर्फ एक मैनिपुलेट बजट है। वो सरकार को अपना जितना उनका दायित्व और कर्तव्य था उससे वो उन्होंने मुंह मोड़ा है। और लगातार ये सरकारें इस प्रकार की जो घटनाएं करती जा रही हैं, जो इस प्रकार का बजट निकाल के आम जनता को फायदा नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इनके सिर्फ 4 लोग हैं पूरे देश के अंदर, अडानी, अंबानी, उनके प्रोजेक्ट जो चलते हैं उनमें इनका लाभ और इनकी सब्सिडी होती है। बाकी को सबको ये नकारते हैं। ऐसे बजट का हम घोर विरोध करते हैं। कमलनाथ सरकार ने जब 1.5 साल की सरकार चलाई तो उन्होंने युवाओं का सोचा, नए क्लस्टर लाने की योजना बनाई, फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट था उसकी योजना बनाई, महिलाओं के लिए नई योजना बनाई कि भाई उसको रजिस्ट्री में उनको छूट मिलना चाहिए वाणिज्य कर मंत्रालय में। फिर उन्होंने, कमलनाथ जी ने मजदूरों के पैसे के लिए बात करी कि जो पूर्व में मिलों के पैसे नहीं मिले, अब नए इंडस्ट्री लगेगी तो उनको, उनके बच्चों को भागीदारी दी जाएगी। इतने कई योजनाओं के लिए कमलनाथ ने 1.5 साल में बता दिया कि बजट क्या होता है और सरकार क्या होती है। ये सरकार हमेशा विरोधी रही है युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की और आम इंसान की। ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में विस्तारीकरण के काम के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात भस्म आरती की लाइन में खड़े श्रद्धालु बड़े डंपर की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। विस्तारीकरण के काम के चलते 13 नंबर गेट के पास रखे कंटेनर को हटा रही क्रेन में आकर डंपर घुस गया। हालांकि एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। महाकाल मंदिर क्षेत्र में विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वीआईपी गेट की बिल्डिंग को विस्तारीकरण के लिए जोड़ा जा रहा है। इसी के पास रखे कंटेनर को देर रात हटाया जा रहा था। क्रेन की मदद से कंटेनर को उठाया गया था। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर ने क्रेन में जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण हादसा हो गया। इसी जगह भस्म आरती के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है।
कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान भागकर बचाई। तेज रफ्तार डंपर से बचने के लिए लोगों ने दौड़ लगाई। लाइन में लगे श्रद्धालुओं ने बताया कि भस्म आरती के लिए दर्शन की लाइन में लगे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर आया और कंटेनर उठाई क्रेन में जा घुसा। हालांकि लोगों ने अपनी जान बचा ली, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आज सुबह हम लोग यहाँ पर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे गेट कब खुले अंदर जाएं। तो किरान ने टोली को उठाया हुआ था, हम उधर से डंपर आया, सबको मारते वो आगे चला गया। हम लोग जान बचाकर भागे। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है मंदिर प्रशासन की। यहाँ पर कोई तरह की व्यवस्था नहीं, कोई किसी कुछ बताने वाला नहीं है। आज ये ट्रेन इस डब्बे को उठा के ला रहा था, हम लोग यहीं खड़े हुए थे, उधर से वो डंपर आया स्पीड से और पूरा ले जाके सीधे उस पर मार दिया उसने ट्रेन पे। तो यहाँ पे श्रद्धालु लगभग 30 से 40 श्रद्धालु थे, बाकी पब्लिक भी बहुत थी यहाँ पे। क्या मतलब पूरा महाकाल ने बचाया। हम तो रोड पे ही थे जब वो आया, हम तो इधर भागे हैं। जन जागृति केंद्र गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन के 40वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन गायत्री मंदिर पर किया जाएगा। 14 मार्च को विशेष रूप से आप बड़े संस्कारवान पीढ़ी के लिए गरबा उत्सव को मनाया जाएगा, जिसमें 100 गर्भवती महिलाओं को संस्कार दिए जाएंगे ताकि आने वाला बच्चा संस्कारवान हो। उज्जैन के गायत्री शक्तिपीठ का संचालन वर्तमान में शांति कुंज हरिद्वार के श्री वैद्य माता गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार से किया जाता है। उज्जैन के जन जागृति केंद्र गायत्री शक्तिपीठ के 40वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13 मार्च को सुबह 9 बजे दिव्य कलश रथ यात्रा ग्रंथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी। शाम को युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए युवा सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार से भी कई युवा शामिल होंगे। 14 तारीख को आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के लिए गर्भोत्सव रखा गया है, जिसमें 100 गर्भवती महिलाओं को संस्कार किए जाएंगे। गर्भ में जिन बच्चों को संस्कार दिए गए हैं उनको 5 साल तक देखेंगे कि उनमें और बिना संस्कार वालों में क्या अंतर आया है। बच्चा माँ के गर्भ में संस्कार सिखाएं। बच्चों को बचपन से संस्कार देंगे तो एक अच्छा युग का निर्माण होगा। 15 तारीख को यज्ञ संस्कार एवं हमारे नींव के पत्थर अग्रज परिजनों का सम्मान किया जाएगा। ऐसे करीब 30 परिजनों का सम्मान संस्था द्वारा किया जा रहा है। गायत्री परिवार ने घर घर में हवन करने के लिए छोटी यज्ञ वेदी और दिए जैसे उपले बनवाए हैं। लोगों से अपील है कि प्रतिदिन घर में हवन करें। ओम उदन्यादित्य कवीनः नमोचनमं तस्मै ये अंतः कवीनो भवे स्वाहा इदम् आदित्यमणि एक पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णागते परामर्श पूर्णः पुनरावतो पुष्पेन विकीर्णावः स्मृतिं सत्कृतो स्वाहा। ओम सर्वपरि पूर्णकं स्वाहा। बाद में थोड़ा सा घी की बस होगा, थोड़ा सा जो आपका दैनिक यज्ञ बलि व्यस्त दोनों में काम आएगा। यहाँ पे हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार, सबसे पहले तो आपको बताएं कि हमारा उज्जैन शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार से संचालित है, उसी में इसका विलय है। ये स्वतंत्र शक्तिपीठ नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्यशाली बात है। यहाँ के जितने भी आयोजन होते हैं शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में होते हैं। अभी हम लोग गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का 40वां वर्ष मना रहे हैं और इसमें एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 13 तारीख को सुबह, शाम को युवा सम्मेलन किया जाएगा, करीब उसमें 500 युवाओं के उपस्थित होने की संभावना है। दूसरे दिन 14 तारीख की सुबह जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा है वह कार्यक्रम है कि हम लोग गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार कर रहे हैं। हमने जिला अधिकारी जी से भी संपर्क किया है, परियोजना अधिकारी जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि करीब 100 मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है कि बालक को गर्भ में ही संस्कार दिए जाएं और माता को शिक्षित किया जाए ताकि वो 9 माह के अंदर गर्भ के अंदर ही अपने बच्चे को शिक्षित कर सके। इसी के साथ में फिर शाम को महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक आयोजन होगा, जिसमें करीब 200-250 बहनें एकत्रित होने की संभावना है, क्योंकि हमने इतनी ही बहनों को आमंत्रित किया है। समय का अभाव है, इसीलिए शाम को दीप यज्ञ भी होगा। उसी के साथ में सुबह 15 तारीख को समापन होगा, महापूर्णाहुति होगी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया।
धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा की आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।